घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। मेरठ के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट का अहम फैसला। सबूतों के अभाव में सभी 16 जीवित पीएसी के जवान बरी। बड़ा सवाल, सबूतों के अभाव का मतलब क्या है? और जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार बनने के बाद आतंकियों के हौसले बुलंद। कठुआ में पुलिस तो साभा में सेना कैंप पर हुआ फिदायीन हमला। मेरठ में 1987 में हाशिमपुरा में नरसंहार मामले में जो आज फैसला आया, इस फैसले में जो बात कही गई कि सबूत के अभाव में, सबूत नहीं मिले उसके अभाव में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। जाहिर है कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया सबूतों के अभाव में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब नरसंहार हुए, लोग मारे गए, तो कोई न कोई दोषी जरूर होगा। क्या भारत में जो दंगे होते हैं, खास करके तमाम जितने अगर इतिहास को हम देखें, दंगों के इतिहास पर हम नजर डालते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर दिखता है कि बहुत साफ तरीके से किसी न किसी कारण से, चाहे वो 1993 के दंगे हों, चाहे 84 के दंगे हों, चाहे भागलपुर के दंगे हो, चाहे हाशिमपुरा के दंगे हो, तमाम दंगों में जितने दंगे हैं और इससे भी कई हजारों दंगे हुए हैं, उसमें दोषी छूट रहा है, बड़ी हो रहे हैं ज्यादातर दंगे में। क्या कारण है? ये सबूत का अभाव आखिर क्यों होता है? हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं डॉक्टर शकीलुर अंसारी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरह आज उन्होंने हमें बुलाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन धर्मानी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पन कुलश्रेष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शकील, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि ये जो सबूत का अभाव है, और ये कोई पहला दंगा नहीं है जिसमें बड़ी हुए हैं, और भी दंगे हुए और जहाँ सजा ही नहीं हुई, दोषी अभी है। कुल मिलाकर के कई ऐसे दंगे हैं जिसपे कमीशन बने, कमेटी बनी, एक के बाद कई और कमीशन बने, कुछ होता नहीं है। देखिए, ये जो अभी प्रेजेंट केस है मलियाना का, जो हाशिमपुरा मलियाना का जो ये केस आया है, इसमें पहले से ये संदेह था कि इस केस में सज़ा नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, और चूँकि वो जो हमारा सिस्टम है, जो फाइल करते हैं हम लोग चार्जशीट, जब एफआईआर फाइल करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण जो मर्डर्स या जो जॉइंट जो दंगे वगैरह के लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और उस वक्त होता ये है कि जब कर्फ्यू लगा दी जाती है तो आम आदमी कोई एफआईआर लगाने नहीं जाता है, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा डिटर्मिनेशन होता है। तो काफ़ी दिनों के बाद एफआईआर हुआ, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, तो वहीं से वेक हो जाता है केस। जो एफआईआर 24 घंटे के अंदर नहीं लिखी गई, आगे हो जाता है। दूसरे, दंगों की एक इतिहास है कि हम लोग दंगों के बाद फौरन कमीशन की बहाली कर देते हैं, और कमीशन काफ़ी समय के बाद अपनी रिपोर्ट दाखिल करता है। अब जब रिपोर्ट दाखिल करता है तो उस वक्त तक सबूत नहीं होता है। तीसरी महत्वपूर्ण है कि ये सारे दंगे जो पहले ऐतिहासिक तौर पे कहा जाए कि बड़े बड़े दंगे हुए हैं, उन दंगों में एक पार्ट पुलिस प्रशासन भी होता है। पीएसी के खिलाफ ये इल्ज़ाम बराबर लगे रहे, बल्कि अब ये इल्ज़ाम कम लगते हैं, पहले बहुत ज़्यादा के वो थे। और इस केस में आरोप, इसमें 42 एक समुदाय के 42 सदस्यों को अवैध रूप से पहले अगवा किया जाता है और फिर सबको एक साथ मौत के घाट उतारे जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं, और ये तब होता है जब फरवरी 1986 में राजीव गांधी सरकार थी, और बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के बाद वहां पे पूरे उत्तर भारत में और खास करके यूपी में दंगा फसाद शुरू हुआ था। मेरठ में काफी तनाव था। लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसे गाजियाबाद से दिल्ली शिफ्ट कर ट्रांसफर किया गया और ये फैसला आया है। तो और जो दिए गए सबूतों मैं वो कह रहा था ना कि पुलिस अधिकारी एक पार्ट है इस केस में भी। और इसी तरह से आप चलिए, जमशेदपुर के दंगा, भागलपुर के दंगे, कई जगह जो दंगे बड़े पैमाने पर बड़े हुए हैं, उसमें पुलिस का हिस्सा रहा है। इन्होंने वहां से कैंप से लोगों को उठा के ले गए कि चलिए आपको सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं, और एक नदी के किनारे सबको मार दिया। उसमें एक व्यक्ति जिंदा बच गया, जो जिसकी वजह से ये सारी चीजें खुली। फिर वो उसको एफआईआर करने और केस करने में, तो हमारे ख्याल से अगर हिंदुस्तान के अंदर ये दंगों का इतिहास बदल गया होता, अगर सजाएं होती रहती,
किसी न किसी लकूना की वजह से सजाओं का सिलसिला नहीं है। सबूत का अभाव, यही ज्यादातर मैं कह रहा हूं, सबूत तो अभाव होगा ही, चूंकि आप उसमें आप अगर डिटर्मिनेशन नहीं है, जहां डिटर्मिनेशन होती है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जी कोर्ट का डिटर्मिनेशन नहीं है, कह रहे नहीं, कोर्ट नहीं, मैं कोर्ट का नहीं कह रहा। देखिए एफआईआर कोर्ट के सामने तो जो चीज आप दीजिएगा उसी पर तो वो जजमेंट करेंगे। मेरे को ये लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं, देखिए जो उन्होंने बात कही है, जितने भी देश में बड़े दंगे हुए आप देख लीजिए। मेरा ये कहना है कि देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है, डिटर्मिनेशन की कमी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस समय, लेकिन शासन में, सरकार में, वो जो भी है व्यवस्था में, वो एक ही बात। मेरा ये कहना है कि आज तक जितने भी दंगे हुए उसमें सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित आज तक दंगा जो है वो 2002 का माना जाता है, उसी की चर्चा ज्यादा होती है और उसी में सबसे ज्यादा राइट्स भी है, 93 राइट्स भी है, वो है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, वहां पर चर्चा जिस रूप में होती है वो आप भी जानते हैं और मेरे को लगता है दर्शक भी जानते हैं। उसी दंगे में सबसे ज्यादा पहले सजा हुई है 2002 में हुआ, 15 साल पहले हुआ 87 से। उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि तब की जो भी सरकार थी, जो भी प्रशासक था, उसने एफआईआर ठीक से लॉन्च करवाई, इसलिए सारा प्रोसेस हुआ, फिर भी वो विवादित है। लेकिन आप दूसरी तरफ आइए, 87 में दंगा हो रहा है, 87 के दंगे में 2002 तक तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके उसको शिफ्ट करना पड़ता है गाजियाबाद से। उसके बाद क्या है कि आज सबूतों के अभाव में उसका सबको बरी किया जा रहा है, जिसमें से 3 की डेथ हो गई, 16 बरी कर दिए, 50 लोगों को वो लेके गए, जिसमें से 42 मार दिए गए। ये डिटेल है। अब मुझे ये बताओ कि अगर अब ये लोअर कोर्ट है, जो न्याय प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है, उसके बाद आप सेशन में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुबह, तब तक तो मुझे लगता है जो बाकी के बचे हैं वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। चलिए छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं हाशिमपुरा दंगे के नरसंहार मामले में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट का अहम फैसला आया है। तमाम जो आरोपी थे 19 थे, उसमें से 3 की मौत हो चुकी है, 16 जीवित हैं, जिन्हें सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है। पुष्पेंद्र, इसको कैसे देखा जाए, जो नरसंहार मामला इतना बड़ा, और भारत में हालांकि जो बरी किए गए हैं वो सबूतों के अभाव में एक बार फिर वही है। लेकिन दिलीप आप ये देखें कि हाशिमपुरा ही क्यों जी, यहां तो हाशिमपुरा का फैसला आया है। फैसला तो आया है, लेकिन इस देश में दंगे तो कोई 3000 से ज्यादा ऊपर हुए हैं जी, और राइट लेफ्ट सेंटर सारी सरकारों के दरमियान में हुए हैं। और अभी अगर हाल के दंगे की बात करें, जो बात अभी मैं खजमत धर्मानी जी ने कहा, आप ये देखें कि 1984 के दंगों में किसको सजा हुई है। वहां तो राजीव गांधी भी बरे हो गए थे और उनके नीचे के चंगू मंगू भी सब बरी हो गए हैं। तो मुझे बताएं कि भागलपुर से लेके निल्ली और निल्ली से लेके भिवंडी तक के जितने दंगे हैं उसमें किस पे सबूत आया है और किसको अब सबूतों के अभाव में नहीं छोड़ा गया है। मुंबई के दंगों के बारे में श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट बनी है, कई सेकुलर सरकारें चली, मैं वहीं आ रहा हूं, आप ही की बात पे आ रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि जो अभी हमारे दानिश्वर साथी शकील भाई फरमा रहे थे कि 500 लोगों की एक सभा हो रही थी और उसमें से 50 मुसलमानों को पीएसी के लोग, क्योंकि पीएसी भी कम्युनल थी उस वक्त, जो पीएसी उत्तर प्रदेश में कम्युनल होती है, जम्मू कश्मीर में फौज कम्युनल हो जाती है। अब ये अभिযোजन पक्ष का आरोप है, ये आरोप है एक पक्ष का कि साहब 500 लोगों की भीड़ में से 50 लोगों को ट्रक में बैठा के ले गए और उन्हें गोली मार दी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2002 के दंगों में लगातार नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी ने दंगा कराया, नरेंद्र मोदी ने दंगा कराया, ये झूठ पूरे देश में फैलाया गया और आखिर में दुनिया की सारी कोर्ट के बावजूद भी कोई बगैर कैमरे पे तैयार ना हो, कैमरे के बाद सब यही कहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि एक तरफा
एक तरफा फैसला, चाहे वो इस मामले में हो या उस मामले में हो। 2000 दंगे में जो भी दोषी थे, जिन पे भी एफआईआर हुई, और ये उस जगह एफआईआर हुई है जहां नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री थे, और 1133 लोग मारे गए, उसमें से 250 हिंदू भी मारे गए और ज्यादातर पुलिस की गोली से लोग मारे गए। लेकिन आज भी इस पूरे देश के अंदर 2002 के दंगों को ऐसे बताया जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा दंगा था। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, उस पर मेरा एक ऑब्जेक्शन ये है। आपने कहा कि नरसंहार जी, मेरा कहना यह है कि 1984 में दिल्ली में एक तरफा दंगा हुआ, एक हिंदू नहीं मरा, एक मुसलमान नहीं मरा, एक फौजी नहीं मरा, एक पुलिस वाला नहीं मरा, और सारे मरने वाले सरदार थे। नहीं तो लेकिन मैं जो बात न्यायिक हो मैं जाएगा। दूसरी बात नहीं, मैं कुछ और मैं केवल एक सवाल कर रहा हूं ना, देना ना। अब जवाब अगर 1984 में मान लीजिए कोई एक हो गया तो इसके कारण दूसरी जगह पर कैसे न्याय कराया जाएगा? जी, आप मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि वहां भी ये कहा गया कि वो दंगा था, मैं उसको दंगा नहीं मानता था, और पूरी दुनिया जानती है कि वो दंगा नहीं था। यही मैं कह रहा हूं कि हाशिमपुरा के बारे में एक इस किस्म का साहब वो दंगा नहीं, मैसेकर था। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो मैसेकर ही था। अपनी सुविधा के हिसाब से उसको दंगा कहेंगे, कब सुविधा के हिसाब से नरसंहार कहेंगे, फिर उसमें आप पुलिस पे भी आरोप लगाएंगे कि पुलिस भी उनको, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। अब जजमेंट आ गया तो ये कहा जा रहा है कि साहब जो है वो इतने सालों बाद तो वैसे ही नहीं मिलता है, तो 35 साल के बाद के दंगों का क्यों मिलेगा, उससे 40 साल पुराने बाद के दंगों का क्यों मिलेगा? अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उसको उसमें देखना चाहिए, उससे ज्यादा इसलिए कि अगर हमारे हक में नहीं आया तो हम नहीं मानेंगे, हमारे हक में आ गया तो हिंदुस्तान का आईन बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान की अदलिया बहुत अच्छी है। तो ये जो इस तरीके से सेलेक्टिव जो होता है, ये उसका नतीजा है। चल एक सेकंड मैं इस पर बोलना, हमारे भाई की जो बात है वो तो सबसे पहले वो नकार रहे हैं, घटना ही को नकार रहे हैं, वो तो एक नई चीज की बात कर रहे हैं जो रिकॉर्डेड है, और किसी ने नकारने की बात नहीं की। कोर्ट के 1 मिनट, कोर्ट की बात नहीं, अभी जो बात ये हुई कि सबूतों का अभाव था, कोर्ट ने फैसला किया, सबूत ठीक से पेश कोर्ट के सामने नहीं किए गए। उसके पीछे क्या कारण है, क्यों सबूत जुटाया नहीं जा सकता है? आप ये घटना को ही उन्होंने अलग हो गई, ये डिबेट ही कंप्लीट गलत है ना। मौलाना साहब है हमारे साथ। मौलाना साहब, ये पहला दंगा नहीं है और उम्मीद ये की जा सकती है इसके बाद दंगे ना हो, लेकिन जब बरी होते हैं, सबूत के अभाव में बरी होते हैं, और जब इस तरह के, और भागलपुर हो, मुंबई हो, तमाम दंगे सब लोग जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि सबूत का अभाव क्यों होता है, क्यों लोग बच जाते हैं, दोषी क्यों बच जाते हैं इसमें दंगों में? आपसे जी मौलाना साहब आपसे। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि अदालत के अंदर न्याय मांगना, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना, उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है। एक आम इंसान जो है वो अंदर के प्रोसीजर को नहीं समझता कोर्ट के, लेकिन वकील साहब तो समझते हैं। वकील साहब वहां पे जाके इंसाफ का तकाजा करें, अवाम को इसका इंसाफ दिलाएं, तो मैं समझता हूं कि उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। 28 साल के बाद जो हाशिमपुरा का मसला आया है जी, आप ये बताइए कि हाशिमपुरा के फोटो मेरे पास मौजूद हैं, उनकी लिस्टें मौजूद हैं। क्या आपको 22 मई को जी 22 मई को वहां पर पीएससी पर पथराव हुआ था, अलविदा का दिन था। पीएससी लाई और हाशिमपुरे के बाहर हापुल रोड पर उनको बिठा दिया, मस्जिद के आगे हाथ ऊपर करके। वो रोजेदार सुबह से शाम तक बैठे रहे। उसके बाद में कहा अब आपको फतेहगढ़ जेल में भेज दिया जाएगा। कुछ लोग फतेहगढ़ जेल में भेजे और कुछ लोगों को ट्रक में भर करके दिल्ली लाया गया कि दिल्ली की जेल में आपको मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन वहां पर नदी पर ला करके 42 लोगों की गोलियां मार दी गई। तो सवाल ये है कि वो गोलियां मारने वाले सबूत नहीं है, अभाव है सबूत का। मेरा सवाल है सबूत का अभाव क्यों है, मेरा ये सवाल है। 28 साल हो गए, सबूत कहां से लाए? 28 साल सबूत तो यही है कि वो सारे लोग रिकॉर्ड के मुताबिक अरेस्टेड थे, गवर्नमेंट के कस्टडी में थे, उनका प्रोटेक्शन, वो तो कस्टडी में थे ना। अब वो
जिनको पुलिस ने हवाले किया, जिनको लाना था, ये तो सारी जांच के बाद वो सबूत है। अब सबूत कोर्ट को क्या है, टेक्निकल पहलू वो तो कोर्ट बता सकती है, या जो लोग। मेरा सवाल है क्या इसमें प्रशासनिक जो है नेचुरल है ना। अब तो लोग अरेस्टेड जो आप देखें जितने भी दंगे हुए देश में, हाशिमपुरा के दंगे में 42 लोगों की मौत हुई, वहां पे नरसंहार की बात है, वहां पे साफ साफ 500 लोगों में से 50 लोगों को उठा के ले गए थे, यह आरोप था अभियोजन पक्ष का, और उस पर यह फैसला आया है। और इस फैसले में बहुत साफ कहा गया है, जो कोर्ट ने कहा है कि इसमें ये 28 साल पुराना, जहां पर कि सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। देखिए, पहली बात तो ये कहना कि केवल 28 साल होने के कारण ये हाई है, मैं इससे सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि एक जांच की और कानूनी प्रक्रिया की इसमें एक लंबा लगातार 1988 से अभी तक लगातार चला है जी। और मेरा कहना है कि देखिए, जब दंगे होते हैं ना, तो दंगों में तो कोई भी इंसान हैवान बन जाता है। हम लोगों ने जो दंगे में एक से एक अच्छे लोगों के बारे में जाके उनसे जब बात की और समझा है, तो मुझे बहुत बढ़िया लोगों ने, एक आदमी ने मुझे बताया कि मैं जिंदगी भर कभी कॉमनल नहीं था, लेकिन दिल्ली में जब हो रहा है तो मेरी भी एक इच्छा हुई कि मैं भी कोई किसी को भाला मार दूं। तो एक अजीब किस्म की हैवानियत मनुष्य पर छा जाती है। तो उसमें अब कौन था कौन नहीं था, देखिए दो स्थितियां थी। जब अयोध्या का ताला, किसी भी दंगे में आप देखिए, अमूमन भारत में जितने बड़े दंगे हुए हैं उसमें दोषी नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं बता सकता हूं, हमारे पास बताइए। नहीं, मैं बता सकता हूं, शरीफ में सजा हुआ है। जरा ऐसा करना बहुत कम। आप ये देखिए 93 के दंगों में क्या हुआ है सर, वही 84 के दंगों में क्या हुआ है, उसमें भी भागलपुर के दंगे में क्या हुआ है, ऐसा है 93 में भी कुछ लोगों को सजा हुई है। सही है, नहीं वो सब, वो तो मैंने पहले ही कहा था, उनकी बात हो जाए। दिलीप जी आप टोकते हैं ना, ये तो एक पृष्ठभूमि थी कि क्या सिचुएशन होती है जी। अयोध्या, इसको ये इसलिए जानना जरूरी है कि किस पृष्ठभूमि में जो पीएससी पर आरोप लगा था। जब अयोध्या का देखिए 1970 से 80 के बड़े जो वो दशक है 80 का, वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और इधर उससे लगने वाले जो हरियाणा के क्षेत्र है, खास करके करनाल और सोनीपत, ये पूरा एक दंगों का इलाका हो गया था। लगातार यहां दंगे हुए हैं, और खासकर 1986 में अयोध्या के ताला खुलने के बाद जो मेरठ में हंगामा हुआ, गुलमर्ग सिनेमा हॉल जलाया गया, दोनों ओर से हुए, हिंदुओं की भी मृत्यु हुई। उसके बाद एक बार पीएससी उतरी, दंगा खत्म हो गया था, फिर वापस चली गई, फिर भड़क गया तो आई थी। अब ये जो आरोप है कि उठा के गया है, विभूति नारायण के राय का एक पूरा उपन्यास ही इसी पर है कि शहर में कर्फ्यू, क्योंकि वो मेरठ के कलेक्टर थे उस समय जी। अब हत्या तो हुई है, अगर शव नहर में तैरता हुआ पाया गया, इसका तो प्रमाण है, लोगों की पहचान हुई कौन कौन थे, इसके भी प्रमाण है, तो हत्या तो हुई है। लेकिन वो हत्या पीएससी ने ही की है, केवल ये स्थापित नहीं हुआ है। तो किसने की है? अब देखिए 1988 में सीबीसीआईडी को यह मामला सौंपा गया था, उसमें सीबीसीआईडी ने उसकी जांच की, बहुत हंगामा हुआ। तो बाद में ज्ञान साहब वहां के ऑडिटर जनरल थे यूपी के, उनके जो है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जांच आयोग की, जिसने अब आपको 1994 में जाके रिपोर्ट दी। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको आश्चर्य होगा जान के कि कार्रवाई तब हुई जब मायावती शासन में आई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से। आप समझ लीजिए, उसने कहा फिर 2000 में एफआईआर जब दर्ज हुआ तो फिर बीजेपी के सपोर्ट से बीजेपी की सरकार चल रही थी। आपको बड़ी आश्चर्य होगा इसमें। मुलायम सिंह ने तब कदम उठाया जब 1997 का चुनाव आ गया, तो 1996 में कहा कि इस पर केस चलाओ, लेकिन वो भी ऐसे ही था। तो ये केस तो 2002 में जैसे गुजरात दंगा ट्रांसफर हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि हमको उत्तर प्रदेश पर विश्वास नहीं है, तो यहां स्पेशल कोर्ट बना दिया। देखिए इसने तो 91 गवाहों की गवाही ली, पूरी छानबीन की, 161 गवाह बने थे ना, लेकिन गवाही 91 की हुई, 91 लोगों की गवाही हुई, और पूरा उसमें पीयूसीएल की रिपोर्ट आई। पीयूसीएल में राजेंद्र सच्चर, आईके गुजराल थे, उनकी एक पूरी रिपोर्ट रखी गई, विभूति नारायण की रिपोर्ट रखी गई। उस समय के सारे गवाही देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है। तो हम कोर्ट पर तो प्रश्न नहीं उठा सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन मेरे लिए दुखद यह है कि चाहे वो 22-25 हिंदू मारे जाए या 42 ये मुसलमान मारे गए, कोई तो इनका हत्यारा था। सवाल मैं केवल यहां पहुंच रहा हूं, किसी ने तो हत्या की है, चाहे एक व्यक्ति को या 42 लोगों की। वो हमारे देश में अगर पकड़ में नहीं आता है तो ये हमारे इन्वेस्टिंग एजेंसी पर, ये हमारे यहाँ के राजनीति पर, यही से मेरा सवाल यही से है कि होगा। थानेदार ने कहा कि हमने वहां से पीएससी के ट्रक को निकलते वापस लौटते हुए देखा,
और वो 41वीं वाहिनी में ट्रक घुस रही थी, इसके आधार पर कोर्ट सजा नहीं दे सकती थी। विभूति नारायण ने कहा कि हमने उस ट्रक का पीछा किया लेकिन वो अंदर चली गई, पीएससी पर हमारा जोर नहीं था, तो इसके आधार पर कोर्ट फैसला नहीं दे सकती थी। मान लीजिए अगर पीएससी ने मारा नहीं मारा हम इस समय नहीं कह सकते, लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डिटेल अभी आएगा, तो कोर्ट ऐसे फैसला नहीं दे सकती थी, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कोर्ट थी, ये जनरल कोर्ट नहीं थी, ये ट्रांसफर्ड केस था। यहां नए सिरे से सारी सुनवाई हुई, सारी रिपोर्ट इसमें आई है, इसमें गवर्नमेंट्स को बुलाए गए हैं। तो इसके कारण मैं कह रहा हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन सामान्यतः जब मॉब की स्थिति होती है तो ये होता है, लेकिन ये 42 मॉब का मामला नहीं था, इसलिए मुझे दुख है इसका। नहीं, दुख तो है, लेकिन जो मेरा मुझे ये लगता है जो अभी बात अवधेश भाई ने कही है, आप ये देखिए वो जो बात कह रहे हैं इसमें तो सच्चाई है। किसी भी दंगे में जब हत्या होती है कोई ना कोई तो हत्यारा है। यहाँ तो बहुत नहीं, ये तो बड़ा सबको पता है। मेरा सवाल मैं कुछ और कह रहा हूं, मेरा जो आपने बात कही उसी को कह रहा हूं। क्या जो शकील भाई ने बात कही इन अवधेश जी के आने से पहले कि एफआईआर और केस को बनाना, चार्जशीट करना, ये अहम चीज है किसी भी जुडिशियल प्रोसेस के लिए, और आपने अगर उसी को वीक कर दिया तो वहां सारा मामला खत्म हो गया। अभी जैसे अवधेश भाई ने बात कही कि इस दंगे की भी चार्जशीट या इसका प्रोसेस जो है वो उस सरकार ने चालू किया जिसके ऊपर आरोप लगते हैं। दंगा कब हुआ? जिसको लेकर वो सौहार्द की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, चाहे वो 84 का दंगा हो, चाहे इस दंगे की बात करें। एक दंगा हुआ जिसमें लोग ऑलरेडी जेल हो भी चुके, जिनको कन्विक्ट भी किया जा चुका, वो 2002 वो सबसे ज्यादा विवादित है। मौलाना साहब बहुत सारे दंगों के बारे में आप जानते हैं, देश में जितने दंगे हुए हैं, 84 हो, 93 हो, 87 में हो, इससे पहले पूछना चाहिए ना, ये राजनीतिक पार्टियां गुजरात का कर रही है, मैं इसलिए नाम लिया हूं कि ये मैं तो पहले ही कह रहा हूं उनकी सरकार आ गई है, उनकी सरकार में 94 में ज्ञान सहाय की रिपोर्ट आई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब उनका चुनाव हो गया तो 96 में आप कर रहे हो, तो मायावती आई है 97 में उसने कराई किया, तो सबसे बड़े पैरोकार है। इसका मतलब अवधेश जी जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब है साफ साफ सियासी कहीं ना कहीं इसमें दखल अंदाजी के कारण ये इस जो सबूत के अभाव या सबूत मिटाए जाते हो या सबूत के अभाव, जो बाकी भी दंगे में लोग मारे गए उनके भी हथियार नहीं पकड़े गए, ये केवल हाशिमपुरा का मामला हम ले रहे हैं। नहीं, मेरा तो तमाम दंगे हुए हैं पुष्पेंद्र, तमाम दंगे हुए हैं। मैं आपसे, चूंकि आप भी उत्तर प्रदेश से, आप अलीगढ़ से आते हैं, आप जानते हैं कि अलीगढ़ में किस तरह से कितने दंगे हुए, आप जानते हैं 91 में जो दंगे हुए थे उसका क्या हुआ। किसी दंगे में किसी को भी बहुत कम लोग रहते हैं जिसको सजा मिल पाती है। आखिर कोई तो ऐसा कारण है जहां पे देखने की जरूरत है, जहां ये आज के युग में आप अगर इस तरह के संदेश जाता है कि 42 लोग मारे गए और 42 लोग मारे जाने के बाद किसी को कोई सजा नहीं हुई, ये एक सवाल स्वाभाविक सा है कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। दिलीप, आप एक वर्तमान स्थिति है ना अभी आज की, मुझे लगता है कि 87 में शायद न देश में बहुत सारे चैनल थे, न इंटरनेट था, न फेसबुक था, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ देखी और सुनी बातों पे ज्यादा चलता था। अभी आपको मैं एक मिसाल के तौर पे देख करके बात अपनी पूरी करना चाहता हूं। अभी हाल के दौर में, अभी लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और इन दंगों को मीडिया ने बहुत साफ तौर पे दिखाया, और यह भी दिखाया कि वो समाजवादी पार्टी का मुसलमान नेता है, कांग्रेस का मुसलमान नेता है, जुमे की नमाज के बाद में किस तरीके की चीजें की गई, सब कुछ हुआ, और उन दंगों को किस तरह से प्रचारित किया गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि कितने लीडर उसमें पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए, उसमें कितनों के ऊपर एफआईआर हुई। एक तरफा आपने एफआईआर की क्योंकि उस वक्त सरकार यही चाहती थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अभी हाल के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जो हुआ, इसमें आप बता दीजिए कितने लोगों को सजा हुई है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, जब बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के पास प्रूफ नहीं थे, सिर्फ लोग कहीं सुनी जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि किसी ने ट्रक को जाते हुए देखा, किसी ने आते हुए देखा, तो देखने पे तो बात बनेगी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि 1984 में जो सरदारों का मैसेकर हुआ, मैं वही कह रहा हूं, सरकार की दखलंदाजी रही होगी, सरकार के लोग बैठे होंगे व्यवस्था में, उन्होंने वो लोगों का नामजद नहीं किया। इसीलिए जो इस देश में 3000 दंगे भागलपुर से लेके बिहार शरीफ, वो बिहार शरीफ से लेके नीली और भिवंडी तक हो रहे हैं, उनमें जो लोगों के नाम आने चाहिए नहीं आते, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं। उसी तरीके की एफआईआर होती है, उसी तरीके के नाम आते हैं, और उसमें सुविधा के अनुसार उसकी इंक्वायरियां होती हैं।
कांग्रेस के जमाने 1987 में वीर बहादुर सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तब यह दंगा हुआ। आज 28 साल के बाद इस पे एक जजमेंट आ रहा है। तो मेरा कहना यह है कि इस देश में कोर्ट बहुत सारी चीजों के लिए बड़ी तत्पर है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, कि नाले में काम करने वाले को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन जो ज्वलंत समस्या है जिससे समाज टूट सकता है, उसमें आप 28 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, और अभी अभी हाल में हम सबने देखा होगा कि मिश्रा जी का सिलसिले में जो बिहार के थे एल एन मिश्रा, वो 40 साल बाद फैसला आया। तो भैया आप फैसला देते कैसे हैं? जिसने क्राइम किया है वो वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो गया। इन पुलिस वालों में से 19 में से 3 लगे पहले ही फौत हो चुके हैं। भाई तो ये फैसला किसके लिए आ रहा है? क्या कोई नजीर आ रही है? तो मेरा कहना यह है लीडरशिप में करने का वही मर गया। वही मैं कह रहा हूं कि आप अल्टीमेटली इस बात को देखें कि जिस तरीके से जो हुकूमतें होती हैं, कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का बुखार होता है तो वो उस तरीके से एफआईआर करते हैं, कहीं दूसरी जगह होता है तो कहते हैं कि नहीं साहब देखिए इन्होंने अपने हिसाब से किया है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में और व्यवस्था के अंदर अगर राजनीति के हिसाब से तय करेंगे तो कभी कोई लोग नहीं पकड़े जाएंगे। मौलाना साहब, सियासी कारणों से दंगे होते रहे देश में, क्या सियासी और सरकार के कारण दंगों के जो सबूत नहीं मिल पाते या जो अभाव होते हैं या जो निर्दोष या दोषी पकड़े नहीं जाते हैं या बरी हो जाते हैं, क्या ये भी इसके पीछे भी सिर्फ सियासत ही कारण है? इसका मतलब ये माना जाए? देखिए मैं आपसे या सियासी इच्छा शक्ति की कमी है? सवाल है इस कंट्री का, सियासत में कोई भी रहे, आम जनता को इसकी परवाह नहीं होती। हमारे भाई ने बताया, अगले साहब ने, कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने कहा इस पे एक्शन लो, तो आपने यहाँ दिल्ली के अंदर तीसरी कोर्ट के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब तक कांग्रेस रही, मुलायम सिंह रहे, जो भी रहा, उस वक्त उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बल्कि जब भी वहां के लोग जाते थे, एक तो जुल्फकार नाम का है और एक उस्मान नाम का है जो उसमें जख्मियों में बच गए थे, बच गया था, 4 लोग बचे थे। जी हाँ। तो उन लोगों ने जब ये कहा एफआईआर करानी है तो पुलिस ने कहा ये गुमशुदा हैं, इनको हम तलाश कर रहे हैं, आ जाएंगे तो हम दे देंगे। ईद के दिन वो 6 आदमियों के कपड़े लेकर के आए और ये कहा कि ये ईद का तोहफा है। जी। मुलायम सिंह साहब ने उसका नाजायज फायदा उठाया, हाशिमपुरा मलियाना, लेकिन उनके साथ करा क्या? इख्तिदार तो हासिल कर लिया। तो मेरा मकसद यह है कहने का कि इख्तिदार से हटकर एक इंसानी हमदर्दी के तहत आप सोचें, इस कंट्री के लिए आप सोचें कि हमें बाहर जवाब देना भारी हो जाता है। बाहर मुल्क में यहाँ की खबरें आती हैं, हमारी तो डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई बादशाह तो नहीं है। लिहाजा होना ये चाहिए कि किसी भी समुदाय के लोग हों, हम गलत को गलत कहें। अगर कोई आतंकवादी आता है उसको फांसी चढ़ा दिए चौराहे पे, हमें इसकी परवाह नहीं है। क्यों आप उसको डाला 6 साल तक जेल में? उसके सबूत तलाश कीजिए कि ये आतंकवादी है। कोई मुसलमान आतंकवादी की हिमायत नहीं कर सकता, कोई भी हिंदुस्तानी आतंकवादी की हिमायत नहीं कर सकता। आप सोचिए आज आतंकवाद कितना आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद पर अलग से चर्चा कर लेंगे। अवधेश जी, बहुत कम समय में हमें, चूंकि सिर्फ जो हाशिमपुरा के मामले में जो फैसला आया है, इस फैसले को देखे और भारत में हुए तमाम दंगों को देखे और दंगे में मरने वाले लोगों को देखे, तो निर्दोष लोग, गरीब लोग, आम लोग, वो खास लोग शायद नहीं मारे जाते हैं और ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले पे लगाम लगाने के लिए बहुत साफ है कि अगर कन्विक्शन रेट, अगर सजा मिले जो दोषियों को, तो शायद लोग एक बार दंगे में जाने से सोचेंगे कि नहीं हमें इसमें जाना चाहिए, क्योंकि तमाम दंगे जो हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सियासी साजिश तमाम दंगों में रहा। अगर आप देखें किसी ने कोई न कोई सियासी कारण रहे। नहीं, एकदम से 100% मैं दंगों में राजनीतिक कारण नहीं देखता हूं। कई बार दंगे ऐसे भी हुए हैं जिनमें कोई राजनीति नहीं थी और दंगे हो गए। दंगों के बाद जितने बड़े दंगे हुए हैं देश में, लेकिन देखिए ऐसा है कि 1967 के बाद से आप खासकर जो बड़े दंगे हुए हैं ना, वो करीब 58 मेजर कम्युनल राइट्स हुए हैं, 58, उसमें मुजफ्फरनगर सहारनपुर शामिल नहीं है। अगर 2012 तक का हम मामला लेते हैं तो बड़े दंगे 58 ही हुए हैं। लेकिन मरने वालों की जो संख्या रही है वो बड़ी भयानक है। 12,828 लोग दंगों में करीब करीब मारे गए, जो हमारे पास डाटा है उस समय का 2012 तक का जी। तो इसमें हमने बहुत सारे रिपोर्ट दंगों पर हमने समझने की इसकी कोशिश की। ये बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि इसके पीछे हर दंगों में राजनीति होती है। बहुत सारे दंगों का मैं उदाहरण दे सकता हूं जिसमें राजनीति नहीं थी, लेकिन दंगा हुए लोग पागलों की तरह एक दूसरे को बिल्कुल अफवाह के कारण मारने लगे हैं।
लेकिन आज दंगे के बाद जो और दंगा होने के बाद के साथ जो राजनीति शुरू होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है और वो किसी भी परिणाम पर चीजों को नहीं पहुंचने देती है। गुजरात में भी अगर केवल कोर्ट के माध्यम से रहता, ये एनजीओ सब जो इतना हंगामा मचाए हुए थे, तीस्ता सीटलवाद और फराना, जो दंगा पीड़ितों के नाम पर अरबों रुपया ला करके दुनिया भर से और अपना घर चला रहे थे, ऐसे लोग जो हीरो बने हुए थे, ये सब मामले ज्यादा बिगाड़ते हैं। अगर अभी भी जांच एजेंसी पर आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए गुजरात में अगर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाया, एसआईटी ने अपना काम किया ना, अभी 500 लोगों से ज्यादा को वहां सजा हो चुकी है, करीब करीब 11 मामलों में, और भी मामलों में सजा हो रही है, मिनिस्टर तक वहां जेल गए हैं। तो अगर ठीक से उसको काम करने दिया जाए तो ये चीजें हो सकती है। गुजरात दंगों के जो परिणाम आए हैं केस के, वो प्रूव हुआ है। तो लेकिन वो स्थितियां पहले नहीं थी, अब धीरे धीरे स्थिति बदली है, लोग जागरूक हुए हैं। लेकिन जो मौलाना साहब कह रहे थे, देखिए एक पक्ष ये नहीं है, इस्लाम के अंदर भी ये मानना पड़ेगा जिस ढंग से कट्टरता पिछले 12-15 सालों में पनपी है, पढ़े लिखे लोगों के अंदर, मैं भी होता हूं, उसकी प्रतिक्रिया में जो हिंदुओं के अंदर भी वो बढ़ रही है। ये खतरनाक स्थिति है। दंगा हुए बगैर एक हिंसा देश में अंदर ही अंदर चल रही है कि अरे वो मुसलमान है, अरे वो कठुआ है, अरे वो आरएसएस का। ये जो भयावह स्थिति देश में जो पैदा हो रही है ना, ये ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि हाशिमपुर तो ये दंगा नहीं था, वो तो 42 लोगों को किसी नहर में मार के फेंका गया था। तो 42 लोगों को मारने के लिए या तो 1000-2000 लोग उठा के ले जाएंगे तभी मार सकते हैं गोली उसको, या फिर फोर्स मार सकती है। इसमें तो कहीं कोई दो मत ही नहीं है जी। लेकिन जहां तक आप प्रश्न करें, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको कुछ आंकड़ा राजनीति देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे, ठीक है हमारे पास है, 2002 के गुजरात के दंगे, 1992 के मुंबई दंगे, ये 3 बड़े। इसके अलावा अगर आप पीछे चले जाएं तो ये कई सारे दंगे, अगर आपको बड़े बड़े जो 7-8 दंगे हुए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, 80 में जो मुरादाबाद में दंगे हुए, चाहे आप 84 में दिल्ली में जो दंगे हुए, सिख दंगा, भागलपुर जो दंगे हुए, इन तमाम ये आपको नहीं राहुल क्या, मैं ये बड़े 7 जो 8 दंगे हुए, मेरा ये सवाल है कि क्या ये दंगे बिना सियासी साजिश के हुए, बिना सियासी कारणों के हुए, या क्या इसमें सियासत का इन्वॉल्वमेंट के, अगर सियासत लोग, ये सियासी दल अगर उसमें नहीं इन्वॉल्व होते तो क्या यही दोषियों की स्थिति यही होती, पीड़ितों की स्थिति यही होती, मरने वालों की संख्या वही होती? देखिए, दंगों पर सबसे जो ज्यादा काम किया बिहार के एक इंटेलिजेंस अफसर थे RN सिन्हा, उनकी एक मोटी किताब है, उन्होंने हर दंगों के जो जांच रिपोर्ट है उसको उसमें शामिल किया है। अगर आप जांच रिपोर्ट को देखें, आप जो कहते हैं जो जांच रिपोर्ट या तो प्राइवेट PUCL जैसी संस्थाएं गई हैं, सरकारी जांच रिपोर्ट है, कोर्ट के आदेश है, उसको अगर पढ़ेंगे तो भारत में मुझे भी आश्चर्य हुआ, भारत में कम से कम 70-75% ऐसे दंगे थे जिनमें पहले राजनीति की कोई भूमिका नहीं थी। ये आपको आश्चर्य होगा। क्या ये आप लगता है, चाहे आजादी से पहले के दंगे हो, आजादी के बाद के दंगे हो, जितने भी बड़े दंगे हुए बिना सियासी दलों की, सर ऐसा है कि साठ-गांठ के कारण कोई दंगे नहीं हुए देश में। देश में जिसको आप कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, अगर उसको बीजेपी मान लेते हैं तो उसका उभार यहाँ तो जो सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे थे उसके समय में सबसे ज्यादा दंगे हुए। यहाँ तो कांग्रेस के समय में अवधेश जी सबसे ज्यादा दंगे हुए। राजनीति तक समय बीजेपी केवल राजनीति तक सीमित करने से मामला पॉलिटिसाइज हो जाता है और वहां से वही कारण है। मेरा सवाल वही है कि राजनीतिक कारणों से ही दंगे होते हैं और दंगाई छूटते हैं, दंगाइयों को सजा नहीं मिलती है। ये सिर्फ राजनीतिक कारण से होता है। दंगों में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को कारण माना गया है। जितने नहीं, ये प्रशासनिक फेलियर नहीं है, राजनीतिक जो कारण होते हैं उसके कारण प्रशासन ढीला पड़ता है। पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा शक्ति उसको रोकने की नहीं हो, प्रशासन को टाइट करे, वो तो आप कारण मान सकते हैं, लेकिन केवल राजनीति दंगा भड़काती है। मैं इससे राजनीति ही भारत में दंगा नहीं, ये मैं नहीं मानता। क्या कहते हैं कि हर दंगे के पीछे राजनीति होती है। मैं आपको देखिए, दंगे बहुत हुए, अब दंगों तो हजारों में है। मेरा कहना ये, अभी देखिए मैं वही कह रहा हूं कि तो तत्कालिक कोई ये जो बड़े जिसे नरसंहार, दिलीप दुबास, बाबरी मस्जिद का एक इशू था और सबको मालूम था हिंदू और मुसलमानों के बीच में है। दंगा होने से पहले मानसिक वो इशू क्यों बना? वो सियासी कारण के कोई अलग इस मुल्क में जब भी ऐसे फैसले आएंगे जी, जब भी इस किस्म के मसाइल होंगे तो दंगा भले ही ना हो, लेकिन जहनी तौर पे लोग दंगे के लिए तैयार बैठे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। उसके लिए कोई चिंगारी चाहिए होती है, उसके लिए कोई रीजन चाहिए होता है। मुझे आप एक बात बता दें,
मुजफ्फरनगर के दंगे की बात मैं फिर दोबारा से ला रहा हूं। एक लड़की को किसी ने छेड़ा, उसके भाई ने उसका मर्डर किया, उसने उसका मर्डर किया, इसमें कहां राजनीति थी? उसके बाद लोग राजनीतिक रोटियां सेकने चले जाएं और वो दंगा लंबा चले। एक की मौत हुई थी, वो दंगा नहीं था, वो हत्या थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दंगा उसके बाद हुआ था। दिलीप में वही मेरी बात, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी चिंगारी का रीजन इसलिए था, उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी के तमाम। दंगा कब भड़का है? दंगा क्या पहले भड़के थे? दिलीप मैं ये कह रहा हूं कि जब वहां चीजें भड़की, उसमें लोग कूदे, उसमें लोग राजनीति कर रहे हैं, वो अलग बात है। जिनके खिलाफ पुष्पे थे, मैं वहीं पे आप जब आप जिनके खिलाफ, किनके खिलाफ कार्रवाई हुई? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक तरफा कार्रवाई थी, एक तरफा कार्रवाई था, तो थोड़ी देर पहले कहा इसके पीछे क्या था? सियासत था, प्रशासनिक कमजोरी नहीं थी। मैं फिर वही कह रहा हूं, सियासी मंशा थी। तो मैंने प्रशासनिक कमजोरी कैसे नहीं थी? अगर उत्तर प्रदेश अगर प्रशासनिक कमजोरी प्रशासनिक कमजोरी थी, या तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुजफ्फरनगर दंगे में कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक है, क्योंकि उसकी पुलिस, उसका प्रशासन इस दंगों को रोका जा सकता था। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? लेकिन अवधेश भाई, दिलीप जो बात कह रहे हैं भाई, जो प्रशासन काम करता है वो किसके अंडर में करता है? प्रशासन को मैसेज कौन देता है? की बात है, वही बात तो आ गई ना। बात तो ये है कि अगर प्रशासन अपनी मर्जी से काम कर रहा होता तो फिर आजम खान के बारे में भी बात आती। चलिए, एक राजनेता है, एक को बचाना है, एक को निपटाना है, इसलिए दंगों के पीछे जो राजनीति बाद में होती है, बाद में होती है, लेकिन 100% दंगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे देश में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के तनाजे में जितना लंबे दंगे हुए उससे किसी और इशू पे नहीं हुए हमारे देश में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई कम्युनल इशू होगा और उसमें इस तरीके की चीजें आएंगी तो दंगा तो उसकी परिणति है, लेकिन उससे पहले लोग तैयार हो चुके होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं। और सवाल यह है कि जो बात आप राजनीति की कह रहे हैं, राजनीतिक लोग अपने नफे नुकसान से कूदते हैं। सहारनपुर में क्या हुआ था? सहारनपुर के अंदर एक अफवाह फैली और उसमें एक इमरान साहब के साथ जो थे वो उन्होंने रात में हंगामा किया और अपने दंगा कराया उन्होंने, और वहां जो इलेक्शन का माहौल था उसका, मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक लोग उसमें सबसे पहले हिस्सा लेते हैं क्योंकि उनका अपना वोट बैंक का एजेंडा होता है। एक छोटा सा सवाल है शकील साहब, आप खुद राजनेता रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे हैं, अगर राजनीतिक दल जो सरकार, जिनका अक्सर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो जहां सबसे ज्यादा दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, अन्य दलों की सरकारें केंद्र में रही हैं, राज्य में रही हैं जहां दंगे हुए हैं, अगर सरकार में इच्छा शक्ति, सियासत के दलों में इच्छा शक्ति हो तो आपको लगता है कि दंगा हत्या के बाहर भी जो छोटे मोटे उसके बाहर जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दंगा जो छोटी घटना, ये जो बड़ी नहीं, आप देखिए कोई भी घटना है स्टार्ट बहुत छोटी घटनाओं से होती है, फिर वो स्प्रेड करके बड़ी घटना होती है। तो जब छोटी घटनाओं को पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव विल के ऊपर जब आएगा तभी कार्रवाई होती है, वरना इस देश का, हम सहमत हैं, कुछ देर पहले हमारे भाई बोल रहे थे कि वो क्या कहता है वो एक तरफा कार्रवाई और फला, तो भी अभी तक एक तरफा ही बोल रहे थे यहाँ पर। तो जब ये माहौल है कि जब टीवी डिबेट पर भी हम एक तरफा बोलने को तैयार हैं, तो माहौल ऐसा ही है कि इस मुल्क के अंदर एक माइनॉरिटी, जो मुस्लिम माइनॉरिटी या क्रिश्चियन माइनॉरिटी और हिंदू जो मेजॉरिटी है, इसके बीच कई तरह की आपसी झगड़े चल रहे हैं, होते हैं, लेकिन उसमें वही मैं आ रहा हूं ना, होते हैं और होंगे, इस बात को हम सहमत हैं कि घर के अंदर भी होते हैं, कहीं कास्ट सिस्टम पर हो जाता है, एक कम्युनिटी में भी हो जाता है, लेकिन सवाल है कि विल की दंगा ना हो, ये किसी का विल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी नहीं उठाने के लिए तो एक बड़ी पार्टी तैयार है, छोटी पार्टी के अब कई रिपोर्ट, अब देख लीजिए, अवधेश जी के पास तो बहुत सी रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स है, आप काफी, जिस वक्त इतनी मीडिया एक्टिव नहीं थी तो उस वक्त जो रिपोर्ट आते थे तो रिपोर्ट नहीं कंक्लूड, हमें तो बोलने का भी तो टाइम चाहिए ना, उस वक्त भी रिपोर्ट आते थे कि एक दल के लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, वो सारी बहुत सारे रिपोर्ट है। अब आज का है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, टीवी आ गई है, ठीक है, और ये सब एक्ट करने को मजबूर कर देती है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। इसकी वजह है कि समाज के अंदर और जो तंत्र हैं, यहां पर जो दंगा है वो दंगा नहीं है कि हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, एक फौजी गाड़ी में लोगों को भेजा गया प्रोटेक्शन के लिए और भेजने वालों का नाम पता पुलिस के पास रिकॉर्डेड है कि हम भेज रहे हैं 240 लोगों को, 50 लोगों को एक जगह जेल में भेजने के लिए, उनके रिकॉर्ड हैं, और वो बीच में
मार दिए जाते हैं, बस जा रही है आ रही है, वो क्लियर कट भी हो सकता था। तो ये विल नहीं है, कोई प्रोटेक्शन करने को तैयार है पॉलिटिकल उद्देश्य के बावजूद। जब कोई दंगे होते हैं तो हिंदू हिंदू हो जाता है, मुसलमान बहुत कम शब्दों में धर्मन जी इसको कंक्लूड करते हुए कैसे इसको देखें? आपके पास में बहुत कम शब्दों में नहीं, 50 लोगों को भेजा गया गाड़ी के अंदर, ये रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्डेड है। नहीं, नाम नहीं था रिकॉर्ड, 50 लोग गए हैं। अरे नहीं, रिकॉर्ड देख लेंगे ना, ये अरे रिकॉर्डेड है, आपके पास आ रहा रिकॉर्डेड आपके पास आप लेके गए। अब जैसे हमारे कुलशेष जी ने तो कह दिया घट नहीं घटी, तो रिकॉर्डेड कैसे? क्या रिकॉर्डेड नहीं है? एक ट्रॉली एक पुलिस पीएसी के हवाले किया गया, नहीं रिकॉर्डेड है कि 50 लोग पीएसी के किए गए। तो गलत, पीएसी ले जा रही है, इसका कोई रिकॉर्ड पुलिस के प्रशासन के पास नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी। ठीक है, अब तो रिकॉर्ड में नहीं होगा ना, यही तो है केस बनाना और केस को बिगाड़ना, यही है केस को बनाना। आप पूरी स्टोरी पढ़िए तब आपको पता लगेगी, जांच कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़िए तब आपको क्लियर लगेगा। नहीं, आप बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट बदल जाएगी, रिपोर्ट बदल नहीं जाएगी आपके कहने से। यही है जो एक तरफा कार्रवाई करने की मेंटेलिटी बच जाती है, जिसकी वजह से ये कम्युनल राइट नहीं बन रहा है। रिकॉर्डेड है कि ये पीएसी के लोग लेके गए, ट्रॉली में लेके गए, रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड नहीं। अब रिकॉर्ड में कल नहीं हुई कीजिए, मैं तो पहले कह चुका, यही तो केस बनाते हैं। अब केस जैसा बना के कोर्ट सबने, अब कमीशन की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसमें है रिकॉर्डेड, एकदम 100% है। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, आपकी बात तो बिल्कुल नहीं, आपकी बात तो सत्य पर आधारित होती ही नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? होती ही नहीं ना है आपकी बात, रिकॉर्ड में नहीं है, यही तो समस्या है। नहीं, फिलहाल ट्रक गई, ट्रक आई, ये क्यों लिखा जा रहा है? रिकॉर्डेड क्यों हो लिखा जा रहा है? हमारे पास समय और रिकॉर्डेड है, जो 100 मिले अरे भाई में, हिंदन में और गंग नहर में, वो रिकॉर्डेड है। जिस पुलिस ने उसकी उठाया वो रिकॉर्डेड है। कलेक्टर का मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा नहीं है वो। अगर केस सही बनाया गया होता तो जो दोषी होते सजा तो मिलता, सही बनाया गया होता तो यही तो बनाया गया, इसलिए नहीं हुआ कि हिंदू हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान मुसलमान हो जाते हैं। देखिए बात सारे लोग ऐसा नहीं होते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। आप तो यही हैं अभी, आप अपनी बात छोड़िए ना, आप तो यही हैं, आप यही दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी जगह छोड़िए, आप तो अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। केशोरा मलियाना आप ले जा रहे हैं गुजरात, किस लिए गुजरात ले जा रहे हैं भाई? आपको अजमल नजर नहीं आता, इस तरह से बात करनी नहीं चाहिए। आप घुमा के ले जाते हैं कहीं पॉलिटिक्स। अरे यह डिबेट हो रहा है कि अगर इस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो देश में अमन नहीं आएगा। हक में हो वो तो ठीक हो, जो ना हो वो तो आपका आदत है बोलने का, आप बोलते रहिए आपके जैसे। ऐसे बता रहे हैं जैसे हाशिमपुरा में आप मौजूद थे, और आप मौजूद थे वहां पीएसी के बस में, आपने देखा था ना पीएसी का, इसलिए क्यों नहीं आप तो मौजूद थे ना, वो गन लेके मौजूद थे आप पूरे देश में। मुझे हमारे पास समय बहुत, आप गन लेके मौजूद थे ना। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम दूसरे मुद्दे पे बहुत कम समय में डिस्कस करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपका घटना चक्र में हमारे पास समय बहुत कम रह गया, लेकिन बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनने के बाद हमला, खास करके आतंकवादी हमला एक के बाद एक हुआ है, और ऐसा लगता है कि आतंकवादियों का हौसला थोड़ा बुलंद हो रहा है। अवधेश जी, बहुत कम शब्दों में, ये दूसरा हमला है, और ये कहना कि हम इसके बाद लगातार हमले हुए, ये उचित नहीं है। ये इनकी सरकार बनने के बाद दूसरा सैल्यूट है, और वो भी सुरक्षा बलों पर हमले का, जिसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं पहले पुलिस पे फिर सेना पे। हाँ, तो देखिए
टेररिस्ट जो है और ज्यादातर वहां सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही अटैक करते हैं। आप पूरा देख, ज्यादातर वही सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही अटैक करते हैं। मनोबल बढ़ा हुआ है, आता है सरकार बनने के बाद मनोबल में ये सॉफ्ट एक जो जिस प्रकार से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपने नासमझी भरा बयान कहिए या जो उनके आरंभ के जो है मैंने संस्कार है उसके आधार पर कि आतंकवादियों ने और पाकिस्तान का एक हमारे पर एहसान था कि उसने कार्रवाई नहीं करके चुनाव होने दिया, उसका कुछ तो असर जाएगा। और कुछ जब कांग्रेस से मुफ्ती मोहम्मद सईद का नहीं पटा इन सारे इशू पर और कांग्रेस और उनको अलग होना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे पटेगा? ये तो इसीलिए तो है कि ये इस व्यक्ति के आने के बाद से आतंकवादियों का हौसला बढ़ा है। लेकिन मैं ये वही सवाल था, वही सवाल था। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ये मानते हैं कि हमको गोली नहीं बोली से, लगातार नारा दे रहे हैं गोली नहीं बोली से, गोली नहीं बोली से, और वहां बोली नहीं गोली से जवाब दोगे जी। देखो, मुझे ये लगता है कि ये बात बिल्कुल अवधेश जी ठीक कह रहे हैं कि जो अभी जब ये होम मिनिस्टर थे केंद्र में, जिस प्रकार का केस मुफ्ती महबूबा का हुआ है वो आपके सामने है, सबके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। किस प्रकार आतंकवादी छुड़वाए गए, क्या कुछ हुआ, और जो कुछ उन्होंने आते किया है। और आप देखिए जो अटैक हुआ है वो जम्मू के रीजन में ज्यादा हुआ है। दोनों अभी जो हुए हैं, अगर दो ही माने तो दोनों के दोनों वहां हुए। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो होगा अगर ये सरकार चलानी है। तो ये बीजेपी की लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि वो वहां पर कब तक इसको सह सकते हैं जी, कब तक सरकार गिराना। हमारे पास बीजेपी राज बब्बर साहब ने क्या कहा, वो आपको दिखा दें। कांग्रेस पार्टी के नेता है, क्या कहा उन्होंने? अफसोस है कि जिस तरह से ये घटना बढ़ती चली जा रही है, देश के अंदर किसान मर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, जवान शहीद हो रहे हैं, आम नागरिक आतंक। और जितेंद्र सिंह ने क्या कहा है वो भी आपको हम सुनाते हैं। हम यहाँ पर आए थे, जो हमारे घायल हुए हैं सेना बल और सेना बल के जो जवान, उनका हाल पूछने के लिए, क्योंकि और जो कल जिनकी शहादत हुई है उनको लेकर के हमने आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया है कि जो धनराशि उपलब्ध की जाती है उनके परिजनों को थोड़ी उसकी मात्रा बढ़ाई जाए। हालांकि जो जान का, जो प्राणों का जो नुकसान हुआ है उसका तो कोई मुआवजा नहीं है, और मैं समझता हूं कि प्राणों की आहुति देना सर्वोच्च बलिदान है मातृभूमि के लिए। तो हमारा ये दायित्व बनता है देशभक्त। एक तरफ प्राणों की जो बलि दे रहे हैं उनका सर्वोच्च बलिदान तो वो दे रहे हैं पुष्पेंद्र, यहाँ पे बलिदान सेना और पुलिस सुरक्षा बल दे रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ बलिदान नेता भी दे दें तो इस देश के लिए ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो अवधेश भाई बात कह रहे हैं, मैं उससे आगे कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी स्थिति है वो कश्मीर के अंदर जिस किस्म का सरकार बनी है, जिस किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं, जिस किस्म से विरोधाभास है, दिल्ली कुछ कहती है, बीजेपी कुछ कहती है, मुफ्ती कुछ कहते हैं, कोई थैंक कर रहा है पाकिस्तान को, कोई अलगाववादियों को कर रहा है। मुफ्ती साहब पाकिस्तान के प्रति हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या हो ये वो तय कर रहे हैं। वो तय कर रहे हैं कि अलगाववादियों से बात हो, वो ये तय कर रहे हैं कि एंटी इंडिया जो 2-4 हजार लोग वहां बंद हैं उनको छोड़ा जाए। तो कश्मीर में जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जिनके आका भी स्टेट में बैठे हुए हैं और एक स्टेट एक्टर हैं, उन दोनों के घालमेल से ये हमले इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि कश्मीर में यही तय नहीं है। ज्यादा तो नहीं हुआ, दूसरा हमला है। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन ये पूरी एक जमीन हमवार है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक तरफ वहां का जो सीएम है, जो प्रो पाकिस्तानी एजेंट है, वो कहता है कि आसवा हटा दो, दूसरा कहता है नहीं हटा दो। इस वक्त जो फिलहाल जो जिसे कह सकते हैं कि बड़ी एक ऐसी लिक्विड हालत है वहां कि कोई भी एक रिट नहीं चल रही है। एक मुफ्ती की रिट है, एक दिल्ली की रिट है, एक होम मिनिस्टर की रिट है, एक फौज की रिट है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। उसका फायदा वो आतंकवादी उठाएंगे और मुझे कोई इसमें ऐसा कहीं कंफ्यूजन नहीं है कि ये दूसरा हमला है। ये 48 घंटे में दूसरा है, एक थाने पे था, एक फौज पे है, और ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये जो हालात ऐसे पैदा किए हैं कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन लूट है। कौन
किसका सुने किसका नहीं सुने। किसी को झंडे की चिंता है, किसी को धारा 370 की चिंता है, किसी को एंटी इंडिया लोगों की चिंता है, किसी को प्रो पाकिस्तान लोगों की चिंता है। कोई कहता है बात करो, कोई कहता है नहीं बात करो। ये जो कंफ्यूजन है, इसका फायदा पड़ोस का जो स्पॉन्सर टेररिज्म है वो उठाएगा फायदा। शकील साहब बहुत कम शब्दों में, लेकिन आज के हमले में सुनिए, कोई सेना का जवान नहीं मरा, पिछले कल मरे थे, कोई आम नागरिक नहीं मरा है। ये ध्यान रखिए, आतंकवादी मारे गए हैं और इस साल कुल 50 आतंकवादी अभी तक मारे जा चुके हैं वहां। इसलिए हम ये नहीं कह, हमले हो रहे हैं लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम से आतंकवादी हमले ज्यादातर बढ़ गए हैं। मैं इसको नहीं स्वीकार करता। मैंने कहा हालात ऐसे हैं इस वक्त वहां जो हुकूमत आप कह रहे हैं रक्षा मंत्री अलग और अलग, ऐसा नहीं होता। अरे भाई मैं पैरा मिलिट्री फोर्सेस, भाई मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, कश्मीर के अंदर बात कर रहा हूं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के कारण भले एक मैसेज गया, लेकिन सेना और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रभावित कर देंगे। मैं इसको अभी स्वीकार, अपने पुलिस को प्रभावित कर सकते हैं वो। जी शकील साहब, देखिए ये बात अवधेश जी की बहुत सही है। ये तो बिल्कुल सही कि अभी तो शुरुआत हुई है और पुष्पेंद्र जी जितने चीखते हैं फौरन, तो इसमें कह नहीं चीखते हैं कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट, किस पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसे देशद्रोही के साथ सरकार क्यों बनाई हुई है, वो नहीं बोलेंगे। ये हर चीज को नहीं वो ट्विस्ट करके बहुत सॉफ्ट बोलेंगे ये बात को, ये बहुत सॉफ्ट बोलेंगे। तो ये देशद्रोही के साथ जो लोग हैं उनको ही बोले ना कि देशद्रोही है वो, नहीं बोल सकते हैं, ये वो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी ऐसा नहीं कंडीशन है कि वहां की अब कोई बहुत बढ़ गया है, ऐसी कंडीशन नहीं है। और हम समझते हैं कि नजर रखनी चाहिए केंद्र की सरकार को, और अगर कभी भी ऐसा लगे कि अब बर्दाश्त करना मुश्किल है तो सरकार चलाने का सपना छोड़ना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा सपना है सरकार चलाने का, देश हित में यह ठीक नहीं है। जी चलिए, बहुत छोटा सा एक मौलाना साहब से भी इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं जो कुछ कश्मीर में हमले हुए हैं उस पर। जो कुछ हो रहा है साहब सरासर गलत हो रहा है जी। और मैं चाहता था कि जो इनका एग्रीमेंट है वो आवाम के सामने आना चाहिए कि बीजेपी और हमारे मुफ्ती सईद के दरमियान में क्या एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे मुफ्ती सईद साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है अच्छा समझाएंगे। अच्छा ऐसा नहीं होगा। दो अगर नौजवान जख्मी हुए हैं और आतंकवादी मारे गए हैं तो हमें आतंकवादियों को मारने की वो नहीं है जरूरत। हमारे दोस्त जवान जो हैं फौजी के वो जख्मी कैसे हो गए जी, इसके लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पर जो हमारे होम कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब नहीं है कि हुकूमत मनमानी करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के मुंह पर जवाब दें कि हम हर चीज में तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन आतंकवादी को हम कबूल नहीं करेंगे किसी कीमत पर। कश्मीर भारत का हिस्सा है और कश्मीरियों के साथ साथ भारत के जो 125 करोड़ इंसान हैं उनकी भी नीयत को देखना होगा। जी, जो जिस तरह से हमले हो रहे हैं अवधेश, बहुत कम समय हमारे पास रह गया, 1 मिनट में हम चाहेंगे कि इसको कंक्लूड करें और कंक्लूड करते हुए कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं और टारगेट पहले भी, एक बात थी कि सुरक्षा के हमारे रक्षा के इंतजाम हमारे बेहतर हुए हैं, इसके बावजूद भी ये फिदाइन हमला नहीं था अगर देखिए हम तो ये न था तो फिदाइन ही, लेकिन उस रूप में चूंकि देखिए आज चूंकि सिक्योरिटी टाइट थी इसलिए वो ज्यादा आगे न घुस पाए, सड़क पर ही गोली चलाना शुरू कर दिया था। तो ये आपको ये बता रहा है कि सिक्योरिटी वहां टाइट थी, इसको समझिए। रक्षा मंत्री का आज बयान है कि चूंकि लगातार वो पराजित हुए हैं, वो मारे गए हैं, इसलिए अपना मनोबल बनाए रखने के लिए वो हमला कर रहे हैं। मैं तो यही मानता हूं। मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो मौलवी साहब कह रहे थे, देखिए ऐसा कोई गुप्त पैक्ट जो है कोई भाजपा से हो गया हो कि आतंकवादी को ढीला दे दो, ये इस देश में कोई सरकार नहीं करेगी, न कांग्रेस ने किया न भाजपा ने किया। इतना तो हम विश्वास करेंगे ही करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की आतंकवादियों के प्रति नीति आज से नहीं है, उनकी पूरी पॉलिटिक्स अलगाववादियों और आतंकवादियों के सहानुभूति के साथ ही टिकी रही है। उनके विजय का एक बड़ा कारण भी रहा है, तो वो तो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। पर अवधेश जी ये कब तक जो वो कर रहा है पॉलिटिक्स, उसको कब तक सहेंगे? नहीं, उस पॉलिटिक्स से देखिए, उस पॉलिटिक्स से क्यों सहने देंगे? नहीं, उस पॉलिटिक्स से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस प्रभावित नहीं हो रही है, ये कोई नहीं कह रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उसकी पॉलिटिक्स को हम क्यों हावी होने दें? नहीं, आप हावी क्यों हो? नहीं तो आप मुंह नहीं, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, तमाम चीजों में जो बयान आए हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो कल के अटैक के लिए उन्होंने जगह नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं उनको उन्होंने
जिम्मेवार माना है इसके लिए? ना लेकिन जिम्मेवार तब माना है जब देश भर से आवाज उठी कि भाई मुख्यमंत्री का बयान क्यों नहीं आ रहा है। जब कांग्रेस के नेता ने संसद में उनको कैसे ये नॉन स्टेट एक्टर कहां से आया? नॉन स्टेट एक्टर तो वही कह रहे थे। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब यही है ना कि भाई ये तो सारे आतंकवादी नॉन स्टेट एक्टर है। ये तो एक सिंपल बयान है कि ये स्टेट हमला नहीं करवा रहे, हमारा उससे मतलब नहीं है। आप उस बारे में क्या चाहते हैं ना, ये अभी तक उस व्यक्ति ने आतंकवाद के हमले की उस ढंग से निंदा नहीं की है, उसका विरोध नहीं किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, मौलाना साहब, शकील साहब, धर्मानी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।